वेरी वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जोश एट पीक। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा और इसी सिलसिले में मैं नेक्स्ट अगला मास्टर वीडियो लेके आई हूँ बाल अवस्थाएं विकास का। ठीक है, तो आपको पता है कि नो टाइम किल एंड लेट्स स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट देखिए बाल विकास का सबसे पहले हम कह सकते हैं एक इसका ओवरव्यू मिल जाएगा आज कि इस चैप्टर में क्या क्या है और आपको क्या क्या पढ़ना है। आई होप आप अभी तक तो आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, तो चलिए एक रिवीजन के तौर पे और बिल्कुल फास्ट क्विक रिवीजन के तौर पे हम लोग रखते हैं और ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले बाल विकास होता है। बाल विकास क्या है? ठीक है, बाल विकास में हम क्या पढ़ते हैं, क्या है ये? ठीक है, तो देखिए बालक का जन्म से लेकर किशोरा अवस्था के अंत तक होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बाल विकास करते हैं। ठीक है, इसमें ग्रोथ पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ये इसमें सब कवरअप हो जाएगा, देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कथन इसे जरूर पूछता है, कथन देख लेते हैं। फर्स्ट अकॉर्डिंग टू हॉरलॉक। ठीक है, हॉरलॉक ने क्या कहा था बाल विकास के संबंध में, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इनका कथन क्या है? बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों, उद्देश्यों में होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हम बाल विकास कहते हैं। यानी हॉरलॉक के अनुसार बाल विकास क्या है? तो बाल विकास में प्रमुख कह लीजिए या प्राथमिक रूप से कह लीजिए, बालक के स्वरूप में, व्यवहार में, रुचियों में, उद्देश्य में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? ये आपका हॉरलॉक कहते हैं। और बिल्कुल वही मैंने कथन लिया है जो बहुत, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना है और वही पढ़ना है जो आपको एकदम लगता है कि हाँ CBCS पैटर्न पे है और वही आ सकता है। ठीक है, तो अगर और भी बहुत सारे, देखिए अभी मैं क्या करने वाली हूँ, आज आप लोग को बहुत सारा मॉडल पेपर मिलने वाला है और अगले जितना भी आपका एग्जाम है उस समय आपका मैं कोशिश करूंगी कि हर एक सब्जेक्ट का, जितना आपका सब्जेक्ट है, मास्टर वीडियो दी और बिल्कुल वैसे ही पैटर्न पे दूं जैसा कि आपका पेपर आएगा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं कि नेक्स्ट किन का कथन है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रू का भी कह सकते हैं कथन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल से प्रारंभ होकर किशोरावस्था के प्रारंभिक अवस्था तक रहता है। ठीक है, ये क्रो एंड क्रो के अनुसार। देखिए सबसे पहले तो कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि जो बच्चों का विकास होता है, जो बालक का विकास होता है, कब से होता है? क्या वो गर्भ अवस्था से होता है या फिर वो जन्म लेता है जीरो से लेके कब से होता है? या फिर हम कह सकते हैं कि बालक का विकास किससे, कब से होता है? शैशवावस्था से होता है। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कि गर्भकाल से, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि क्या वो जन्म से लेके, तो कई बच्चे मार देते हैं ठीक है जीरो से लेके होता होगा, क्योंकि वो जन्म होता है, पैदा होता है तो उसकी उम्र क्या होती है? जीरो माना जाता है। ठीक है, तो नहीं, वैसे वहाँ से नहीं होता है उसका विकास। हम कह सकते हैं उसका विकास होता है गर्भकाल से, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तभी से उसका विकास क्या होता है? शुरू हो जाए। तो जैसे ही आपको बिल्कुल पूरा कह सकते हैं, पूरा कथन आपको याद करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल की द पॉइंट, कोई एक दो उसमें से पकड़िए और उनका कोई ट्रिक बना लीजिए। जैसे मान लीजिए यही है गर्भकाल। ठीक है, तो गर्भकाल प्रारंभ से किशोरावस्था तक। ठीक है, कह सकते हैं कि गर्भकाल जो होता है वो किशोरावस्था से ठीक है प्रारंभ होता है। तो आप इसमें से कोई किशोरावस्था, ठीक है, क्रो एंड क्रू लगा लीजिए, ऐसे कुछ करके अपना ट्रिक बना लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा था? बाल मनोविज्ञान जन्म से परिपक्व तक विकसित होता है। परिपक्व तक क्या होता है? परिपक्वता तक क्या होता है? विकसित होता है। जेम्स ड्रेवर से लगा दीजिए परिपक्व, मतलब क्या होगा? वो ड्रेवर मतलब एक तरह का कह सकते हैं ना, कुछ डेविल टाइप का लगा सकते हैं, तो वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा परिपक्व होगा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, कह सकते हैं आक्रोशित होगा। ऐसे कुछ करके ट्रिक बना के याद कर लीजिए, क्योंकि ये सारे कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आना भी चाहिए, आप लोग को याद भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? बाल विकास का सिद्धांत। बाल विकास का सिद्धांत क्या है? बिल्कुल बाल विकास का सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाल विकास के संबंध में क्या क्या कहा गया है। तो बिल्कुल ये कहानी की तरह मैं ऐसे समझा दे रही हूँ, टू द पॉइंट पकड़ लीजिए और बिल्कुल वही जाके आप देखेंगे कुछ आपको क्वेश्चन जरूर डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, वृद्धि तथा विकास की प्रक्रिया कुछ निश्चित सिद्धांतों का अनुकरण करती है। वृद्धि तथा विकास, सबसे पहले तो समझ लीजिए वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि और विकास दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कोई कहता है अरे वृद्धि और विकास दोनों एक होता है, नहीं। देखिए वृद्धि मतलब वो होता है कि जिसको आप देख सके, मेजर कर सके। जैसे मान लीजिए जब आप पैदा हुए थे तो आपका हाथ पैर सिर क्या था? बहुत छोटे छोटे थे, उनका रेशियो क्या था? बहुत छोटा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब उनका रेशियो क्या क्या हो गया? थोड़ा बचपन से ज़्यादा मतलब हो गया, बढ़ गया, या कह सकते हैं हमारा सिर हो गया या पैर हो गया, क्या हो गया? बढ़ गया। और ये निश्चित मान लीजिए किशोरावस्था में आप हो गए
21, 22 या 25 तक, उसके बाद तो कोई वृद्धि नहीं होती। ऐसा थोड़ी कि हमारा पैर है तो बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, नहीं, एक टाइम आता है कि वो क्या होता है, फिर उसके बाद वो बढ़ना रुक जाता है। तो हम कह सकते हैं वृद्धि जो होता है ना, एक टाइम एक उसका रेशियो फिक्स होता है कि हाँ अभी बचपन में है तो ये हमारा सिर हमारा हाथ पैर छोटे हैं, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो एक रेशियो आएगा, फिर उसके बाद बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब इसको बढ़ते हुए हम देख सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं कि अभी हमारी हाइट 4 फुट है, मतलब दो जो भी मान लीजिए हमारी हाइट बचपन में कितनी छोटी होती है, फिर हम जब किशोरावस्था में जाते हैं तो हमारी हाइट भी क्या होती है, फिक्स हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो ये होता है वृद्धि। वृद्धि ये होता है जिसको हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। विकास क्या होता है, विकास वो होता है जो जीवन प्रयत्न चलता है, वो आपको विकास ये नहीं कोई ऐसे दिखेगा नहीं कि अरे आपकी सोच में आज क्या परिवर्तन हुआ, सोच कल क्या परिवर्तन, हाँ महसूस कर सकते हैं कि कल मेरी सोच जो है कैसी थी, पढ़ने के बाद या फिर पढ़ाई करने के बाद या फिर स्कूल में जाने के बाद मेरी सोच क्या हो, वो क्या होती है, बदलती रहती है बदलती रहती है। तो ये होता है वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि और विकास पे बहुत हो गया, हम नेक्स्ट इसका सिद्धांत क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी फास्ट फास्ट करेंगे ताकि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएँ। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, निरंतरता का सिद्धांत। फर्स्ट हमारा क्या हो गया, निरंतरता। भाई सही है, हमारा विकास क्या होता है, निरंतर होता रहता है। ऐसा थोड़ी विकास आज हुआ कल हुआ, नहीं, जीवन प्रयत्न चलता है, क्या, निरंतरता का विकास। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। बिल्कुल जितने भी व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उनकी व्यक्तिक विभिन्नता होती है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नता मतलब ये नहीं कि अरे ठीक है हम बचपन में हैं तो वो बचपन में नहीं होगा। व्यक्तिक विभिन्नता ये नहीं होती, व्यक्तिक विभिन्नता होती है उसका कुछ हार्मोनल सेंसेस। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स में जो भी डिसीजन मेकिंग है या जो भी डीएनए से रिलेटेड है वो आपके अंदर आया। हो सकता है कि आपकी बुद्धि आईक्यू लेवल इतना ज़्यादा है कि आप किसी को एक बार में समझ जाते हैं, किसी दूसरे का आईक्यू लेवल इतना कम है कि उसको 2 4 5 बार समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ये होती है व्यक्तिक विभिन्नता। व्यक्तिक विभिन्नता मतलब हर इंसान एक जैसे नहीं सोच सकता, नहीं सीख सकता, उसको अलग अलग प्रोसेस होता है उसको सीखने के लिए। कोई व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई व्यक्ति जो होता है बहुत देर में सीखता है। तो ये होती है व्यक्ति की विभिन्नता। ठीक है, यानी व्यक्ति विभिन्नता जो होती है वो भी किसके अंदर आती है, वो भी हमारा वृद्धि और विकास के अंतर जो सिद्धांत होता है उसी के अंदर आती है। अब देखिए विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी जो विकास की दिशा होती है, यानी जो हमारा शरीर का विकास होता है। ठीक है, जब हम जन्म लेते हैं आप बड़े होते हैं, मतलब शैशवावस्था गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक क्या क्या चेंजेस होता है हमारा विकास का क्रम में, और कैसे हमारी बॉडी जो होती है डेवलप होती है, इसके बारे में। तो देखिए विकास का क्रम जो होता है ना, उसको 2 तरीके से कह सकते हैं, 2 भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस किस भागों में, फर्स्ट होता है मस्तकोमुखी क्रम। ठीक है, इसको थोड़ा हिंदी है बहुत ज़्यादा तो इसको आप देख के डरिएगा नहीं, बिल्कुल पढ़ लीजिए, मस्तकोमुखी क्रम। और दूसरा क्या होता है, समीपता का क्रम। ठीक है, समीपता का क्रम, और दूसरा ये फर्स्ट और ये हो गया दूसरा। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फर्स्ट होता है मस्तकोमुखी। देखिए तो इसको बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए जो वर्ड है ना उसको पकड़िए, उसी वर्ड से आप समझ जाएंगे। मस्त, ठीक है, मस्तकोदमुखी, यानी आपका विकास लंबवत रूप से होता है, सिर से लेके कहाँ तक होता है, पैर की ओर होता है। यानी आपका विकास सिर से लेके होता है पैर, यानी जब आप गर्भ में अवस्था में होते हैं तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं सबसे पहले आपका सिर बनता है, उसके बाद आपका कह सकते हैं ये जो हाथ होते हैं वो बनते हैं, फिर उसके बाद पैर बनते हैं। तो इस तरह इसका नाम दे दिया गया मस्तकोदमुखी क्रम। ठीक है, यानी बालक पहले सिर हाथ पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर टांगों पे, सीधे ही टांगों है, मैंने ऐसे लिख दिया है उसको, क्योंकि देखिए सारे हैंड रिटेन नोट है और बिल्कुल ऐसे नहीं कि कुछ भी लिया और फिर उसको लाइन बाय लाइन लिख दिया, नहीं, उस बुक को मैं पढ़ती हूँ फिर समझती हूँ कि हाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ को मैं बिल्कुल देखेंगे आप। कोई भी मेरा नोट कहीं से ऐसे उठा के उसको छापा, कॉपीराइट ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब मैं पढ़ती हूँ उसको जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसे कितना छोटे से छोटे भी मैं की पॉइंट करके मैं बच्चों को दे सकती हूँ वो मैं देती हूँ। ठीक है, तो बालक का पहले सिर हाथ पर नियंत्रण, नियंत्रण से क्या मतलब है, विकास। तो चलिए भाई ठीक समझ में आ गया कि ये सिर से पैर की ओर होता है। फिर बालक जो होता है उसका नियंत्रण, तो आप देखेंगे पहले जब छोटा बालक होता है तो किसी भी चीज़ को उठाता है तो पहले क्या करता है, अपने दोनों हाथों से उठाएगा, छोटी से छोटी, चाहे वो हल्की हो या फिर बहुत भारी हो। किसी भी लगेगा कि अरे उसको क्या ही है, बहुत भारी लगेगा, उसको दोनों चारों हाथ से सब कुछ यूज़ कर लेगा उसको उठाने के लिए। लेकिन जब वही बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, ग्लास एकदम एक उंगली से उठा लेता है, एक हाथ से उठा लेता है। जब वो छोटा रहता है तो दोनों हाथ से ग्लास को पकड़ेगा, उसको लगेगा कि अरे कहीं गिर ना जाए। तो इसी कह सकते हैं पहले नियंत्रण उसके शरीर पे होता है, सॉरी उसके सिर
सिर पे होता है, फिर हाथ पे होता है, फिर वो उंगलियों पकड़ने चाहते हैं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मास्टर होते जाता है। ठीक है, अब हो गया समीपता का क्रम। समीपता मतलब क्या हो गया, समीपता मतलब होता है सिर, सिर के सबसे समीप क्या है, हमारा धड़। ठीक है, वो उसका होता है, यानी विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। हमारे पूरे शरीर का अगर केंद्र माना जाता है तो क्या माना जाता है, जहाँ हमारा कह सकते हैं, जहाँ हमारा दिल होता है, जहाँ ये हमारा केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिर का होगा, फिर सिर के बाद क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का होगा, रीढ़ का हड्डी से धड़ का पूरा निर्माण होगा, धड़ जो होता है उससे का निर्माण होने के बाद क्या होगा, हाथ का होगा, फिर पैर का होगा। तो ये होता है समीपता का क्रम। समीपता मतलब क्या होता है, पहले जो सिर होंगे उसके पास पास के जो कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स होंगे उसके वो डेवलप होगा, फिर जाके हम, तो इसी को बोला जाता है समीपता का क्रम या विकास का क्रम। कहाँ होता है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास, फिर हाथ और पैर का विकास। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है। विभिन्न अंगों का एकीकरण होना क्या कहलाता है, विभिन्न अंगों, तो वही सेम हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए एकीकरण, पर वही बच्चा होगा किसी ग्लास को दोनों हाथों से उठा रहा है, फिर वो क्या करेगा, एक हाथ से उठाएगा, फिर कुछ ऐसा टाइम आएगा कि वो क्या करेगा, कुछ ऐसा टाइम आएगा कि फिर वो दोनों हाथों से, ठीक है, वो क्या करेगा, सीधे उंगलियों से ही अपना क्या करेगा, उसको उठाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एकीकरण का सिद्धांत हो गया विभिन्न अंगों का एकीकरण होना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो गया, वर्तुलाकार का सिद्धांत। वर्तुलाकार का सिद्धांत क्या होता है, विकास लंबवत ना होकर वर्तुलाकार होता है या चक्राकार होता है। अभी भाई वर्तुलाकार और चक्राकार क्या होता है, तो देखिए, हाँ आप भी पढ़े होंगे कि जो विकास होता है ना वो सबसे फास्ट हमारा होता है शैशवावस्था में, फिर बालक अवस्था में, बाल्यावस्था में क्या होता है, थोड़ी सी धीमी होती है, फिर किशोरावस्था में क्या होता है, बहुत फास्ट हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो शैशवावस्था होता है और जो हमारा किशोरावस्था होता है, ठीक है, दोनों लगभग क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें भी बहुत चीज़ें चेंजेस होती हैं, बहुत फास्ट होती है। और जो हमारा किशोरावस्था होता है, जो हमारा किशोरावस्था होता है और हमारा शैशवावस्था होता है, इसमें चेंजेस बिल्कुल वाइड होते हैं और बहुत फास्ट होते हैं। और बाल्यावस्था में क्या होता है, स्लो, यानी हमारा विकास ये नहीं होता है कि अरे होता जा रहा है, होता जा रहा है, बिल्कुल रुक ही नहीं रहा है, होता है, किसी में स्लो होता है, कभी फास्ट हो जाता है, कभी ऐसे होता है। वर्तुलाकार यानी चक्राकार, ऐसा नहीं कि एक बार हुआ तो एकदम होता ही रह जाएगा, और स्लो है तो एकदम स्लो, फास्ट है तो एकदम फास्ट नहीं, कभी किसी अवस्था में स्लो होता है, किसी अवस्था में फास्ट होता है, किसी अवस्था में मिडिल होता है। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं वर्तुलाकार का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किशोरावस्था व शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से, पर वही जो मैंने बताया, पर बाल अवस्था में विकास की गति क्या होती है, धीमी प्रक्रिया में होती है। इसे कहते हैं वर्तुलाकार का सिद्धांत। और ये सारे सिद्धांत किस में आते हैं, सारे सिद्धांत आते हैं हमारे बाल विकास यानी बाल के विकास, बालक के विकास में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बिल्कुल, कौन से हमारे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, हमारा बालक का जब विकास होगा, कहते हैं ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी जब बच्चा छोटा है तो उसका डेवलप, उसका ग्रोथ बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, और उसको क्या क्या मिले तो अच्छा होगा, क्या क्या कंडीशन, मतलब ऐसा वातावरण मिले कि अच्छा विकास होगा, और नहीं मिले तो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से, यानी क्या क्या बाल विकास को प्रभावित, प्रभावित मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपके पास अगर ये कंडीशन दिया गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर एक बच्चा है इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो भाई उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। कोई बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है तो उसकी हिंदी बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, हाँ, बाद में ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सीख नहीं सकता, वो बिल्कुल जाके आगे सीख सकता है, क्योंकि सीखना क्या है, हमेशा लर्निंग प्रोसेस चलती रहती है। आप किसी भी वक्त किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं, बस आपके अंदर क्या होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए और उसको करने का जज्बा होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम ये देख लेते हैं बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले वंशानुक्रम। बिल्कुल, वंशानुक्रम जो होता है हमारे बाल विकास को बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, सॉरी, बाल विकास जो होता है वंशानुक्रम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों प्रभावित करता है भाई, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपके जैसे डीएनए, हर इंसान का डीएनए जो होता है अलग अलग होता है, और वही डीएनए क्या होता है, बेबी में आता है पेरेंट्स से, तो जाहिर सी बात है हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी सोचने की शक्ति, हमारे शरीर का कल्पकाया जो होता है वो सब कुछ क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप देखेंगे अगर किसी के पेरेंट्स बहुत लंबे लंबे हैं तो उनके जो बेबी होते हैं वो भी बहुत लंबे होते हैं। अगर किसी पेरेंट्स जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं तो उनके बेबी भी क्या होते हैं, छोटे छोटे हाइट के ही होते हैं। तो ये होता है वंशानुक्रम, यानी बाल विकास पे क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरा वातावरण। बिल्कुल, अगर हम एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं तो वो हमें अच्छी मिलेगी, अगर हम किसी गंदे वातावरण में रहे हैं तो जाहिर सी बात है बच्चा वही सीखेगा। आपको पता है कि अगर घर में सब लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का वातावरण है, एटमॉस्फियर है, तो जाहिर सी बात है जो बेबी होगा वो भी इंग्लिश ही बात करेगा। अगर वो भोजपुरी बोल रहा है तो फिर वो भोजपुरी बात करेगा, अगर वो हिंदी, सब लोग पेरेंट्स बात, यानी कह सकते हैं
जैसा वातावरण मिलेगा वैसे, क्योंकि आप कैसे बोलते हैं अरे ये तो हरियाणवी लैंग्वेज है, तो हरियाणा में बात करता है, क्यों भाई उसके पेरेंट्स वो शुरू से वही पढ़ा है, ये भोजपुरी बोलता है भाई, क्योंकि वो भोजपुरी सुना है आसपास लोगों से सब कुछ। तो हो गया ना, वातावरण जैसा होता है वही आपका बाल विकास पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, लैंगिक विभिन्नता। बिल्कुल आपको पता होगा ना कि ये जो कह सकते हैं बालिकाएं होती हैं उनका विकास शैशवावस्था में, कह सकते हैं जो बॉयज़ होते हैं, लड़के होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, लेकिन बाद में आगे चल के, ठीक है, कह सकते हैं जब वो 15-16 साल की होती हैं तो उनका विकास धीमी हो जाती है एज ए कंपेरिजन टू बॉय, ठीक है। मतलब बॉयज़ के कंपेरिजन में क्या होता है, इनका विकास धीमी हो जाती है। तो लैंगिक विभिन्नता भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि आप गर्ल्स हैं कि बॉयज़ हैं, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, विद्यालय की आंतरिक स्थिति। बिल्कुल आप विद्यालय का एटमॉस्फेयर कैसा है, जैसे टीचर बिहेव करेंगे, जैसा बच्चा होगा, जितना हाईटेक स्कूल आप टेक्नोलॉजी से भरपूर आप स्कूल देंगे, उसको एटमॉस्फेयर देंगे, तो बिल्कुल उसका वही लैंग्वेज वही सब कुछ क्या होगा, धारण कर लेगा, वो उसका विकास सेम वैसे ही होगा, ठीक है। तो आप कह सकते हैं यानी सब कुछ ये सारा क्या होता है, बिल्कुल एक अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ आप सोच रहे होंगे ये क्या होता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो भी ग्रंथियाँ हैं वो क्या क्या, जैसे मान लीजिए हार्मोनल ग्रंथ हमारा कैसा काम कर रहा है, कैसे, उस पर भी डिपेंड करता है कि बेबी का बॉडी या लैंग्वेज या कह सकते हैं उसका स्ट्रक्चर, ये सब कैसे डिपेंड कर रहा है या विकास कर रहा है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हैं, एज ए इट इज ऐसे भी लिख देना, तो भी आपको अगर रिटर्न वाला आ रहा है, ठीक है, वैसे ही कर सकते हैं। या फिर बोल सकता है ऑप्शन 2-4 दे के कि बताइए बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसमें कौन सा है, तो वंशानुगत लिखेगा, फिर वातावरण लिखेगा, फिर लैंगिक विभिन्नता लिख देगा, नीचे लिख देगा उपरोक्त सभी, तो आप लिखेंगे उपरोक्त सभी, यानी ये सब वातावरण यानी सब कुछ ये क्या करता है, बाल विकास को प्रभावित करता है। यानी बालक को विकास होने के लिए ये सब चीज़ क्या होना चाहिए, इफेक्ट करता है। अगर अच्छा है तो अच्छा ग्रोथ होगा, अगर खराब है तो खराब ग्रोथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चले आते हैं, जैसे हमारे बाल विकास के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, वैसे भी सबसे एक अलग से मैंने लिया है वंशानुक्रम, और ये आप लोग का चैप्टर भी है वंशानुक्रम, ठीक है। तो वंशानुक्रम पे एक विशेष तरह का प्रभाव पड़ता है, किस पे, बालक के विकास पे बहुत ज़्यादा कह सकते हैं इफेक्ट डालता है वंशानुक्रम। यानी आपका जो बायोलॉजिकल जो आपके माँ पेरेंट्स से मिला है वो बिल्कुल आपके अंदर आएगा ही आएगा, और आपको उससे डिनाई नहीं कर सकते हैं कि हाँ अगर पेरेंट्स का हाइट छोटा है तो उसको ले जाकर दुनिया के किसी भी कोने में रख दीजिए तो उसका हाइट बहुत कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हो जाएगा या फिर बहुत लंबा होगा, नहीं, वो बिल्कुल आइडेंटिटी वही फॉलो करेगा जो उसके पेरेंट्स के डीएनए में है, वही आइडेंटिटी वो फॉलो करेगा। तो जो हमारा वंशानुक्रम होता है ना, वही बहुत ज़्यादा कह सकते हैं बालक के विकास में भी इफेक्ट डालता है। वृद्धि हो गया, चरित्र हो गया, सामाजिक स्थिति हो गया, मूल शक्ति हो गया, व्यवसायिक योग्यता हो गया, शारीरिक लक्षण हो गया, ठीक है। शारीरिक लक्षण मतलब वही कोई मोटा है, पतला है, लंबा है, काला है, गोरा है, ठीक है, सारा डिपेंड टू किस पे होता है, जीन पे होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब चलिए बुद्धि पर प्रभाव। नेक्स्ट क्या होता है, यानी बुद्धि पे क्या प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पे जब बालक का जब विकास होता है तो बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये हमारा हो जाएगा सबसे इम्पोर्टेंट। इनका कथन है गोडार्ड के अनुसार, ठीक है। ये गोडार्ड नाम के एक साइंटिस्ट है, कैसे साइंटिस्ट कह सकते हैं, मनोविज्ञान कह सकते हैं इनको, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। तो मंद बुद्धि के माता पिता के संतान जो होते हैं, मंद बुद्धि तथा तीव्र गति के माता पिता के जो संतान होते हैं तीव्र बुद्धि की ही होते हैं। मतलब हम कह सकते हैं गोडार्ड ने किया था कि अगर किसी के माता पिता यानी मंद बुद्धि के हैं तो उनका बच्चे भी क्या होते हैं, मंद बुद्धि के ही होते हैं। अगर किसी के माता पिता क्या है, अगर बहुत तीव्र बुद्धि के हैं तो उनकी संतान जो होती है वो भी तीव्र बुद्धि के ही होते हैं। जबकि मैं थोड़ा इससे बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाती हूँ इनके कथन से। कोई ज़रूरी नहीं है कि, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है वंशानुक्रम का, कह सकते हैं थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि उनके पेरेंट्स को उतनी अच्छी वातावरण न मिला हो, उतना फैसिलिटी न मिला हो कि वो इस तरह से कह सकते हैं कि वो अपने आप को ग्रोथ कर पाए, और वो आपको दे रहे हैं। अगर वो पेरेंट्स आपको दे रहे हैं तो आपको तो बिल्कुल उतना बनना ही चाहिए। और ये मैं उतना उससे रिलेट नहीं करती हूँ, बस बाकी कथन है तो आपको याद करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम कर सकते हैं कि बुद्धि का नेक्स्ट हमारा क्या है, शारीरिक लक्षणों का प्रभाव, ठीक है, चरित्र पर प्रभाव। यानी हम कह सकते हैं जितने सारे हैं ना, एक एक पॉइंट 2 पॉइंट करके मैंने लिखा है। यानी विकास पे बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है, बाल विकास पे शारीरिक लक्षणों का भी प्रभाव पड़ता है, बाल विकास पे चरित्र का भी प्रभाव पड़ता है, बाल विकास पे वंशानुक्रम का भी प्रभाव पड़ता है, बाल विकास पे वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ये सारा आप बिल्कुल 5 से 10 मिनट इसको देखिए और बिल्कुल इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया
अब नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हो गया वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति, वंशानुक्रम का सामाजिक स्थिति पर प्रभाव, यानी जो हमारा वंशानुक्रम होता है उसका भी क्या होता है, सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मूल शक्तियों पर प्रभाव। देखिए मूल शक्तियों पर प्रभाव मतलब क्या होता है, थर्नडाइक का कहना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण उसका वंशानुक्रम है। बिल्कुल ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड, अगर आपको पता है मूल शक्तियाँ, आप समझ रहे हैं मूल शक्तियाँ मतलब कि उसका सोचने का, उसका डिसीजन लेने का क्या तात्पर्य है, उसकी मूल शक्तियाँ मतलब कह सकते हैं कि जो भी वो लुक लाइक अपने पेरेंट्स की जैसे दिखता है, या फिर अपने पेरेंट्स की तरफ सोचता है, या बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी, कोई होते हैं बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कोई होता है डिसीजन नहीं ले पाता है, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। तो ये सारी प्रोसेस जो थॉट प्रोसेस होते हैं, मान लीजिए बाहर तो हम कुछ सीख जाएंगे, लेकिन कुछ कह सकते हैं थॉट प्रोसेस होते हैं जो हमें किससे मिलता है, वंशानुक्रम से मिलता है। तो ये होता है हमारा मूल शक्तियों का प्रभाव। ठीक है, थर्नडाइक का जो कहना है वो बिल्कुल याद रखिएगा कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण ही क्या होता है, उसका वंशानुक्रम। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि थर्नडाइक के अनुसार बालक की मूल शक्तियों का प्रधान क्या होता है, क्या वंशानुक्रम होता है, क्या वातावरण होता है, या फिर दोनों होता है। तो आप बिल्कुल लगाएंगे कि हमारा बिल्कुल होता है क्या, केवल और केवल वंशानुक्रम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन ऐसे पुटअप हो सकता है मे बी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हो सकता है, नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हम पढ़े हैं बाल विकास का सिद्धांत क्या होते हैं, क्या क्या बच्चे किस किस दौर से गुजरते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वैसे हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम का नियम, इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले हो जाएगा समानता का नियम। ठीक है, समानता का नियम से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो भी थोड़ा सा कहते हैं ना कि ये बेबी जो है अपने पापा में पढ़ा है, मम्मी में पढ़ा है, ऐसा लुक लाइक, ये हमारा होता है वंशानुक्रम का नियम। मतलब उसमें समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मित्रता का नियम। ठीक है, ये हमारा चयनित गुणों का नियम। ठीक है, ये चयनित गुण मतलब वही है कि आप कैसे किसी चीज़ को सोच रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को कितनी इंटेंसली से उसको हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, कोई फास्ट जल्दी कर लेता है, कोई बहुत स्लो होता है, बिल्कुल जैसे हमारे माँ बाप सोचते हैं वैसे हम भी सोचते हैं। तो ये कुछ कुछ किसी साइंटिस्ट का मानना है कि वंशानुक्रम भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है बालक के विकास में। सब कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम बाहर से ही अडॉप्ट कर लें, बाहर से ही सब कुछ सीख लें, सब कुछ हमको वातावरण से मिल गया, नहीं, हमें वंशानुक्रम भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और हमारा यानी इसीलिए कहते हैं जो हमारा बाल विकास होता है ना, बिल्कुल कॉम्बिनेशन होता है किसका, कह सकते हैं वातावरण का भी और वंशानुक्रम का भी। ठीक है, दोनों, अगर ये नहीं कह सकते चलो हम जो भी सीख लेंगे केवल अपने माँ बाप से जो मिल रहा है वंशानुगत है, हम उसी से दुनिया ला लेंगे अपनी, उसी से हम सब कुछ सीख लेंगे, नहीं। आप सब कुछ अंदर माइंड में, कॉन्शियस माइंड में लेके आए हैं, लेकिन उसका बाहर निकालने का काम कौन करते हैं, गुरु करते हैं। स्कूल जो जाते हैं, आए दिन जो हमारे साथ घटना घटती है, जो चीज़ हम वातावरण में देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा बुद्धि भी क्या होती है, हमारा विकास भी क्या होता है, डेवलप होता जाता है। तो आप ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर तो ऐसे ही हो गया, हो जाएगा भाई। आप जैसे आप बॉर्न हुए, पैदा हुए, आपको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, किसी स्कूल में ना दिया जाए, कोई कुछ ना दिया जाए, वातावरण के किसी भी चीज़ में आपको पार्टिसिपेट नहीं किया जाए, बस आप पैदा हुए, बस आपको वातावरण, हाँ भाई इसको एक स्कूल में, सॉरी स्कूल कह रहे हैं, एक रूम में रख दिया जाए और बहुत कुछ सीख जाएंगे, नहीं। यानी बालक विकास के लिए आपको जितना वातावरण जरूरत है उतना ही आपको ज़रूरी है क्या, वंशानुक्रम। यानी हम कह सकते हैं बालक का विकास जो होता है दोनों का कॉम्बो होता है, कॉम्बिनेशन होता है, किसका किसका, वातावरण का भी और वंशानुक्रम का भी। नेक्स्ट इस पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ गया वातावरण, मानव जीवन तथा व्यवहार को प्रभावित करने वाले सभी कारक। यानी वातावरण भी क्या है, मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, और कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से कथन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ऊपर आते हैं कौन, वुडवर्थ के अनुसार वातावरण वो है जिनमें समस्त तत्व आ जाते हैं। यानी वातावरण वो है जिसमें समस्त तत्व आ जाते हैं, और किसने कहा था, वुडवर्थ ने। ऐसे लगा सकते हैं वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या होता है, वर्ल्ड मतलब दुनिया होता है, और देखिए वर्ल्ड से थोड़ा सा वुड वर्ड ऐसे निकल रहे हैं, ये याद ही कर लीजिए ऐसे ही, वुड वर्ल्ड क्या जाता है, क्योंकि याद करना है भाई, कैसे भी करके हमको एग्जाम क्लियर करना है। बाकी इन लोग के नाम से तो हमें कोई फ़र्क नहीं है कि हम अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, ख़राब प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। वुड वर्ड ही आप याद लिखिए। देखिए इसमें लिखे समस्त तत्व आ जाते हैं, तो भाई समस्त तत्व कहाँ आते हैं, एक दुनिया में, एक वर्ल्ड में समस्त तत्व, बस ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, यानी वुडवर्थ का याद हो गया ना, वातावरण वह है जिनमें समस्त तत्व आ जाते हैं। बिल्कुल ये सही भी है, हम कुछ भी बिना, विदाउट वातावरण, विदाउट एटमॉस्फेयर के नहीं कर सकते। अब ऐसा एक ही गोला पृथ्वी वहीं रहते हैं हम, ठीक है, दूसरे गोले पे तो जाना नहीं हमको। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, रॉस के अनुसार, यानी जो रॉस है
उनके अनुसार क्या होता है, तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। बिल्कुल, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वंशानुक्रम जो हम लेके आए हैं वो तो हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर कहाँ करते हैं, उसको एक्सप्रेस कहाँ करते हैं भाई, कहाँ करते हैं, वातावरण में करते हैं। अभी अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी बोलना भी तो है किसी से, दीवार से थोड़ी ना बोल के बात करेंगे, किसी से बोलना पड़ेगा, कुछ सुनना पड़ेगा। तो ये भी हमारा क्या कोलोबोरेशन होता है, किसके साथ, वातावरण के साथ। तो ये हो गया रॉस के अनुसार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, जैसे हम पढ़े हैं बाल विकास का नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, जैसे बुद्धि का नियम क्या होता है, सिद्धांत कैसा होता है, वैसे भाई हमारा क्या है, वातावरण का प्रभाव भी है। इसमें क्या क्या होता है, मानव विकास या मानसिक विकास, ठीक है, यानी वातावरण का प्रभाव बिल्कुल पड़ता है किस पे, मानव के विकास पे और उसके मानसिक विकास पे। जैसा हमारा देश वैसा हमारा वेश, ठीक है, आप सोचते हैं ना, जैसे जिस तरह से हम बात करेंगे लोगों से, जैसे हमारे क्यों दिया जाता है बालक को क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है ना क्षेत्रीय भाषा में, इसीलिए क्योंकि बच्चा घर में हिंदी बोल रहा है, तो अचानक से एकदम से जाके स्कूल में इंग्लिश में सब कुछ आप कर देंगे तो कैसे समझेगा, नहीं समझ पाएगा। या यदि भारत जो बालक है वो घर में कह सकते हैं कि हरियाणवी बोल रहा है या फिर जो भी कोई भी लैंग्वेज बोल रहा है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है उसको उसी लैंग्वेज में दिया जाता है। तो ये सारा आ जाता है किसमें, वातावरण। सारा कहने का मिला जुला के यही है, मिलजुल के, कि हमारे पास जैसा वातावरण होगा वैसे क्या होगा, बच्चे का विकास होगा। बिल्कुल। अब आ गया नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टीफेंस के अनुसार क्या है हमारा विकास या बुद्धि, ठीक है। यदि बच्चे को अच्छे वातावरण में दिया जाए तो उनकी बुद्धि लब्धि में क्या होगी, वृद्धि होगी। यदि बच्चे को अच्छा वातावरण, ठीक है, अच्छा वातावरण दिया जाए तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होगी उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। आपको पता है जो बुद्धि लब्धि होती है क्या होती है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि कम होती है, किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होती है, ज़्यादा होती है। और आपको पता है जिसका एक वैसे तो इसमें नहीं है लेकिन आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, जिसकी जिसकी जितनी बुद्धि लब्धि होती है वो उतना ही क्या होता है, ब्रॉड किसी चीज़ों को सोच सकता है, उतनी चीज़ों से अलग अलग तरीक़ों से उसको सोच सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक माना गया है कि सबसे ज़्यादा बुद्धि लब्धि जो था वो आइंस्टीन नामक जो साइंटिस्ट है, आपको पढ़े होंगे, ठीक है, जिन्होंने 3 लॉ दिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ ग्रेविटी का, ठीक है, कह सकते हैं। ये ग्रेविटी का दिए थे, पता नहीं, कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये कह सकते हैं आइंस्टीन ने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था E=mc², ठीक है, वो बीएससी में है, एक कह सकते हैं रूल है हमारा, वो दिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये बुद्धि लब्धि, बुद्धि लब्धि हमारा क्या होता है, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, ये होता है बुद्धि लब्धि, ठीक है। मानसिक आयु मतलब क्या हो गया कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, वास्तविक आयु वो एक दिया रहेगा, ये दोनों हम मिला के क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि निकालते हैं, ठीक है। तो मे भी कभी कभी फार्मूला आ सकता है, वैसे बुद्धि लब्धि यहाँ पे आया है तो इसलिए मैंने ये फार्मूला लिख दिया है, ठीक है। अब यही होगा कि बुद्धि लब्धि जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा कह सकते बुद्धिमान होगा, जिसकी बुद्धि लब्धि कम होगी उसका क्या होता है, कम होगा। वैसे हम लोग की जो बुद्धि लब्धि है वो हम लोग 90 से 110 के बीच में आते हैं, सामान्य में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बुद्धि लब्धि। नेक्स्ट हमारा क्या है कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या होता है, ठीक है। हम लोग वैयक्तिक विभिन्नता वहाँ देखे थे, बिल्कुल छोटे से टर्म में, छोटे से पॉइंट में। यहाँ हम देख लेते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता क्या होती है। तो वैयक्तिक विभिन्नता से तात्पर्य रंग, रूप, शारीरिक गहन स्वभाव तथा रुचि आदि गुणों से भिन्नता में है, ठीक है। मैंने ऐसे बोला था कि दो व्यक्ति कभी सेम सेम नहीं हो सकते। जो अपने पेरेंट्स होते हैं, जो ट्विंस होते हैं ना, अगर बोला जाए कि ट्विंस तो बिल्कुल सेम होते हैं मैम, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो देखने में लुक लाइक कह सकते हैं सेम होते हैं, सेम, लेकिन उनका कह सकते हैं जो डीएनए फंक्शन होता है ना, उनमें भी क्या पाई जाती है, डिफरेंसेस पाई जाती है। तो ये कह सकते हैं कि वैयक्तिक विभिन्नता ये भी होती है, और इसीलिए जो डीएनए होता है वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। वैसे भी हम जिनसे पैदा होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम भी एकदम एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसे थोड़ी नहीं दिखते हैं, क्योंकि हमारे डीएनए में क्या होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, क्योंकि हम दो डिफरेंट डिफरेंट सेक्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, मेल सेक्स एंड कह सकते हैं फीमेल सेक्स। तो इनमें क्या होता है, जब दोनों मिलते हैं तो कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन डिफरेंसेस होती है, इसीलिए हम लोग एग्जैक्टली एकदम फोटो कॉपी नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के, ठीक है। कुछ जुड़वा होते हैं तो वो दिखने में सेम होते हैं, लेकिन उनका ऐसा नहीं कि उनकी क्वालिटी जो होगी वो भी सेम होगी, उनका जो डीएनए होगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगा, नहीं, ठीक है।
तो ये होता है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, हाँ, तो व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन सर्वप्रथम सर फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1869 में, ठीक है। और ये सारा उनसे आ सकता है कि कभी जो हेरिडेटरी जीनियस नामक बुक है वो किसने लिखा था, तो आप बोल सकते हैं सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखा था, ठीक है। अब इनका सबसे ज़्यादा जो सर फ्रांसिस गाल्टन थे, उन्होंने अपने बुक में क्या लाइन दिया था और किस बुक को, मतलब किस इस बुक को कौन सी लाइन उनकी सबसे ज़्यादा फेमस हुई थी व्यक्तिक विभिन्नता को लेकर। तो कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। वो देखने में लुक लाइक सेम हो सकते हैं, जैसे जो ट्विंस होते हैं, लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं है कि जो डीएनए क्वालिटी होती है वो भी क्या हो, सेम हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको आ सकता है कि व्यक्तित्व विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है, क्या वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि, लिंग, वेद, शिक्षा, जाति व प्रजाति है, या फिर क्या है। तो हम कह सकते हैं तीनों है व्यक्तित्व विभिन्नता, यानी भाई कह सकते हैं वंशानुक्रम है तो भी तो हमारे में सारे डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स सबके अलग अलग हैं, ठीक है। वातावरण, एटमॉस्फेयर, एकदम सही। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो उसका एटमॉस्फेयर कह सकते हैं कल्चर कुछ और है। अगर हम कह सकते हैं यूपी के किसी छोटे से गांव में रहते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक हमारा कह सकते हैं एटमॉस्फेयर कुछ और है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये बिल्कुल व्यक्ति विभिन्नता को डिनोट करती है। कोई बहुत कह सकते हैं कि हमारे देश में इतने सारे अलग अलग जगह हैं तो सबका अलग अलग नेचर, अलग अलग भाषा, अलग अलग ये चीज़ें तो हो सकता है, ठीक है। अब व्यक्तित्व को अगर एक लाइन में कहा जाए तो हम वही कह सकते हैं, जो हमारा व्यक्तित्व है यानी जो हमारे शरीर का पूरा विकास है, यानी जो हमारी कह सकते हैं एक विकास है, वो किसका क्रम वो होता है, वो होता है वंशानुक्रम, गुणा गुना वातावरण। यानी अतः जो व्यक्तित्व होता है ना, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, जो हमारा पर्सनालिटी होता है, वो वंशानुक्रम व वातावरण का क्या होता है, गुणज होता है। देखिए गुणज मैंने यहाँ लिखा है तुरंत, मतलब उसको ध्यान से देखिए और बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि देखिए कभी कभी ये सिचुएशन आपको दे देता है और बीच में प्लस लगा देता है। प्लस नहीं चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, और डिवीजन का जो सिंबल होता है वो भी नहीं चाहिए। केवल और केवल आपका किसका सिंबल लगाना है, गुना का सिंबल लगाना है। क्यों गुना? अगर आपके व्यक्तित्व का विकास अच्छे से नहीं हो सकता अगर केवल और केवल आपके पास क्या है, वातावरण है, और आपके पास वंशानुक्रम नहीं है, तो आपके व्यक्तित्व का विकास बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ वंशानुक्रम या वातावरण नहीं है। यानी हमें एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए हमें क्या चाहिए, दोनों चाहिए। कौन कौन से? वंशानुक्रम भी चाहिए और वातावरण भी क्या चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है, ठीक है, वो हमारा व्यक्तित्व जो होता है वो वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का क्या होता है, गुणज होता है, ठीक है। और व्यक्तित्व का विभाजन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए व्यक्तित्व का जो विभाजन होता है सामाजिकता के आधार पे हम दो तरीके से दो साइंटिस्ट ने किया था व्यक्तित्व का विभाजन। एक जुंग नामक साइंटिस्ट थे, ठीक उन्होंने किया था, और फिर एक आइजैक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था, ठीक है। तो बिल्कुल आप इतना अंदर इसके बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके टाइप्स देख लीजिए कितने कितने टाइप्स के इन्होंने दिया है, और एक एक दो दो लाइन में इसके बारे में थोड़ा सा समझा दे रही हूँ, वो सारी चीज़ें देखिए। जुंग नामक साइंटिस्ट उन्होंने क्या दिया था, व्यक्तित्व का विभाजन तीन टाइप से किया था, ठीक है। कौन कौन सा? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी वो होता है ना जो बहुत चुप चुप रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाता है। जैसे आप देखते होंगे कोई क्लास में एक बहुत ऐसा बच्चा है जो हमेशा एकदम ही टॉप करता है, मोटे मोटे चश्मे लगाए रहते हैं, उसको अलग ही दिन भर में जब सेशन शुरू होता है तभी से उसको चिंता रहता है कि अरे हमको तो टॉप होता, वो बिल्कुल एंड का सोचने लगता है, वो बिल्कुल पीछे कह सकते हैं। शुरुआत में भी सारे बच्चे सोचते हैं कि हमको पढ़ना है, कुछ लर्न करना, वो सीधे रिजल्ट पे चला जाता है और बिल्कुल वही सोचता है कि हमको कैसे किसी से बात नहीं करना है, कुछ नहीं करता, और अपने अपने अलग रेस में लगा रहता है, किसी से बात नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अंतर्मुखी। अंतर्मुखी मतलब कि बहुत ज़्यादा किसी से बातें ना करना, अपने में ही रहना, अपना क्या है, हमको पढ़ना है, लिखना है, और किसी से कोई मतलब नहीं है, वो उसके अंदर आ जाएंगे अंतर्मुखी। जैसे डॉक्टर हो गए, पढ़ाकू बच्चे हो गए, ठीक है, आप भी पढ़ाकू हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनका ऐसा बिहेवियर है वैसी बात करें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, बहिर्मुखी। क्या होता है बहिर्मुखी? मतलब क्या हो गया भाई, नेता। नेता तो आपको पता ही है, कितने अब क्या ही कहें, आप लोग अच्छा जानते हैं। नेता क्या करेगा, बहिर्मुखी। वो तो इतना बहिर्मुखी होता है, मतलब क्या ही कहें ठीक है, नेता के बारे में आप जानते हैं,
टीचर भी क्या होता है, बहिर्मुखी। मतलब बहिर्मुखी के अंतर्गत वो आता है ना कि जो दूसरे से क्या हो सके, बहुत अच्छे से कोलैप्स कर सके, किसी के बातों को बहुत अच्छे से समझे, उसको फिर अपना ओपिनियन रखे, बहुत जल्दी घुल मिल जाए, ये ना देखे कि भाई हमारा यहाँ बोलना ज़रूरी है कि नहीं है। वो बस ये होता है कि वो स्वतंत्र होता है। टीचर क्या होता है, स्वतंत्र होता है। किसके लिए, अपने पास जो भी उसके पास ज्ञान है, या कह सकते हैं कि उसको देना चाहता है, लोगों को एक्सप्लोर करना चाहता है। 4 लोग 10 लोग बैठे रहेंगे, अगर उसका मन है तो पढ़ाने का, तो फिर 4 लोग को मिलेगा। मेरा तो ऐसे ही होता है अगर किसी, ठीक है, कोई बैठ रहा है, कुछ किसी बारे में बात कर रहा है, किसी पेपर के कुछ भी कोई बारे में बात करता है, तो अगर मेरे अंदर जो भी इससे रिलेटेड कोई बात होता है, तो भले ही जान पहचान हो या ना हो, मैं उसे बता देती हूँ, हाँ ठीक है, ऐसा है, ऐसा इसमें ये है। और नहीं होता है तो फिर भाई मैं सुन लेती हूँ कि हाँ मुझे क्या मिल सकता है इससे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी निरंतर सीखते रहते हैं। ये मत दिखाइए कि हमें इतना आता है और इतना नहीं आता है। बिल्कुल, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। ठीक है, बस सीखने की कोशिश कीजिए। बहिर्मुखी मतलब नेता मतलब ये होता है कि वो कुछ भी आप बोल दीजिए, बिल्कुल, यानी दूसरे से क्या होता है, बहुत जल्दी घुल मिल जाता है। भाई वो तो घुले मिलेगा ही, जल्दी मिलेगा और जल्दी मिलेगा, क्योंकि उसको वोट जो लेना है। तो इस तरह कह सकते हैं, चुप तो रह नहीं सकता, और खासकर जब चुनाव आए तब तो और भी चुप नहीं रह सकता। तो ये होता है बहिर्मुखी। ठीक है, अब हो गया उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है, उभयमुखी मतलब होता है दोनों का मिला जुला। अंतर्मुखी बहिर्मुखी, जैसे एक टीचर होता है, टीचर इसके अंदर नहीं आएंगे, मतलब मैं अपनी बात करती हूँ। उभयमुखी मतलब मेरे अंदर दोनों क्वालिटी है। ठीक है, आप ही समझ रहे होंगे कि आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी है। मैं जहाँ बोलना होता है जहाँ बोलती हूँ, जहाँ नहीं बोलना होता वहाँ मैं चुप रहती हूँ। तो इधर इस तरह कह सकते हैं उभयमुखी मतलब दोनों आ जाएंगे, अंतर्मुखी भी और बहिर्मुखी भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आगे, नेक्स्ट हमारे कौन से साइंटिस्ट हैं, आइजैक साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था, व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में। ठीक है, देखिए जुंग ने कितने भागों में बांटा था, कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। और आइजैक ने कितने भागों में बांटा था, इसको 4 में। तो आप याद कर सकते हैं जुंग में कितना है, बस बिल्कुल बिल्कुल 2 शब्द, 2 अक्षर हैं, शब्द नहीं कहेंगे, अक्षर कहेंगे। 2 शब्द तो इन्होंने 3 में बांटा था। आइजैक देखिए इनमें 3 वर्ड है, तो आप कह सकते हैं, सॉरी 4 है, तो 4 से आप ऐसे याद कर सकते हैं। इन्होंने क्या क्या बताया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, ठीक है, साइकोटिक बताया था और न्यूरोटिक बताया था। ठीक है, अंतर्मुखी बहिर्मुखी तो आपको पता है, अंतर्मुखी जो खुद में रहता है, अपने आप से बात करता है। बहिर्मुखी जो सबसे घुल मिल जाता है बहुत अच्छे से। साइकोटिक क्या होता है, साइकोटिक जो समाज का क्या हो, विरोधी हो। समाज का विरोधी मतलब समझो, बोला गया ना यार ये तो बहुत साइको है, कुछ भी करता रहता है, तो उसी से मिला लीजिएगा साइकोटिक। साइकोटिक मतलब जो समाज का विरोधी हो, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है, समाज में अगर अच्छा हो तो भी वो काम करेगा, अगर उससे किसी को बुरा होता है तो भी वो काम करेगा। मतलब साइको कुछ भी कर रहा है, उससे रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, न्यूरोटिक। न्यूरोटिक क्या होता है, न्यूरोटिक में जो खुद का विरोधी हो। खुद का विरोधी मतलब समझ आया, कोई आप सोचेंगे अरे कैसे खुद का विरोधी, तो खुद का विरोधी ऐसा नहीं कि खुद को मार ले, काट ले, पीट ले, ऐसा नहीं। खुद का विरोधी मतलब कि क्या, कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है। जैसे आप लोग का किसी का एग्जाम होगा, इतना ज़्यादा डर रहे होंगे, इतना ज़्यादा डर रहे होंगे, क्या ही कर ले, क्या ही कर ले। अरे भाई पढ़ो, पेपर दो, पेपर से पहले थोड़ी ना सोच के बेहोश हो जा। ठीक है, इस टाइप के, मतलब जो खुद का विरोधी हो, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता हो, अरे कैसे करेंगे, कैसे होगा, कैसे हम क्या कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। ठीक है, जो भी पढ़े हैं, जो भी कुछ किए उसको रिवीजन करिए, रिलैक्स होके जाइए। ठीक है, एग्ज़ाम है, क्लियर ही होगा। ठीक है, नहीं होगा तो क्या होगा, अगले साल दीजिएगा। ठीक है, लेकिन बेहोश मत होइएगा, बेहोश हो जाएंगे तो फिर अगले साल भी देने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रेचमर के अनुसार भी व्यक्ति तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक हो जाएगा आपका एस्थेनिक। ठीक है, थोड़ा नाम टिपिकल है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। क्रेचमर इतना तो नहीं आएगा बिल्कुल, इसमें और भी ज़्यादा है, लेकिन मैंने सिर्फ एक एक लाइन लिया है। ठीक है, तो उसको आप देखिए, थोड़ा सा रिलेट करके थोड़ा सा समझ जाइए, बस और कुछ नहीं। ये भी आ सकता है कि बताइए क्रेचमर है। ठीक है, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन सीख लीजिए, क्रेचमर। ठीक है, क्रेचमर के अनुसार भी व्यक्ति तो कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एस्थेनिक, दूसरा होता है एथलेटिक, तीसरा होता है पिकनिक, और आपका चौथा होता है
डिस्प्लास्टिक, ठीक है, ऐसे करके याद कर लीजिएगा, डिस्प्लास्टिक। ये हो गया आपका एस्थेनिक में कौन से होते हैं, जो देखने में कमज़ोर लगते हैं, अर्थात निराशा भाव, मतलब जो देखने में क्या होता है, हमेशा निराश में रहते हैं कि अरे ये कैसे, मेरे लाइफ का इतना बड़ा प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, और सॉल्व नहीं करते हैं, उसी के बारे में सोच सोच के खुद का स्ट्रेस बढ़ाकर खुद का सब कुछ कहते हैं ना बंटाधार कर लेते हैं। ऐसे लोग किसमें आते हैं, एस्थेनिक, यानी निराशावाद, जो देखने में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर लगते हैं, ठीक है। अब होता है एथलेटिक, क्या होते हैं, जो स्ट्रांग होते हैं शरीर के, आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा जिम्नास्ट बॉडी होती है इनकी, बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ये वर्क करते हैं अपने शरीर पे, तो इनकी शरीर मतलब एथलेटिक के अंतर्गत, एथलेटिक व्यक्तित्व के अंतर्गत वो व्यक्ति आते हैं जिनका शरीर काफ़ी क्या होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पूरा वर्क करना होता है अपने बॉडी पे। नेक्स्ट हमारा हो गया पिकनिक, छोटी गर्दन, ठीक है, थुलथुल शरीर वाले, ठीक है, ऐसा मैंने खुद नहीं मैं बोल रही हूँ, इन्होंने बोला है, ठीक है, कोई ऐसा होगा तो मुझे ये नहीं कि मैम क्या बोल रही हैं। पिकनिक मतलब छोटी गर्दन, ठीक, आप देखे होंगे ना अलग अलग व्यक्तित्व के होते हैं, किन्हीं की व्यक्तित्व बहुत, शरीर जो होता है कह सकते हैं छोटी गर्दन होती है, दिखने में थोड़े से नाटे होते हैं, तो वो लोग किसके अंदर आते हैं, पिकनिक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब ये हो गया डिस्प्लास्टिक, जिसमें सब तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं, मिला जुला, ठीक है, वो बहुत छोटा भी नहीं है, बहुत नाटा भी नहीं है, बहुत लंबा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं बोलता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलता है, मतलब मिला जुला ये कह सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ गया सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एंडोमार्फिक, ठीक है, ये हो जाएगा मीजोमार्फिक, और एक हो जाएगा एक्ट्रोमार्फिक, ठीक है, ये इनके अंतर्गत ये लोग आते हैं। एंडोमार्फिक के अंतर्गत देखिए, जो खाओ पियो मौज करो, बिल्कुल ना करियर है ना कुछ है, बस आया पैसा जो भी है घर से मिल रहा है, खाओ पियो और खुश रहो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं भाई, लाइफ में थोड़ा सा टेंशन भी ज़रूरत है, लाइक करियर को पॉजिटिव वे में, यानी कि निगेटिव वे में सोचते रहें आप, ठीक है। एंडोमार्फिक मतलब खाओ पियो मौज करो, इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है लाइफ में क्या नहीं, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टेंशन जरूरी है, ठीक है। अब हो गया मीजोमार्फिक, यानी हष्ट पुष्ट शरीर वाले, जो कह सकते हैं ना कि ऐसा व्यक्तित्व जो उनका होता है वो। फिर एक्टोमार्फिक, ये लंबे और काफ़ी एनर्जी वाले होते हैं, जैसे लाइक एक्टर वगैरह हो गए, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं एंडोमार्फिक होते हैं, अपने बॉडी को लेके या कॉन्शियस होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के योगा करते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जिससे कि क्या हो, उनका शरीर हमेशा काम करने के लिए, क्योंकि बहुत उनको काम करना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे थे हमारे ऊपर ही प्रेशर होता है, जो जिस लाइन में है सबको उस काम को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए उतना वर्क करना ही पड़ता है, ठीक है। तो कोई भी लाइन चूज कीजिए आप लोग, ईजी नहीं है, सब क्या है बहुत हार्ड है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, ये आपके कह सकते हैं एग्जाम में आएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, तो अभिप्रेरणा जो होता है ना, लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बता, ठीक है। अभिप्रेरणा जो है लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना हुआ है, मोटम का अर्थ होता है आगे बढ़ना, ठीक है। अभिप्रेरणा भी हम प्रेरणा किसी से बोलते हैं ना कि अरे आपकी बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा आज प्रेरणा मिली, प्रेरणा मतलब ये थोड़ी ना कि हाँ ऐसे ही, तो एक अंदर से आवाज़ आता है कि नहीं, जैसे उसने किया वैसे तुमको भी करना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आगे बढ़ने के अंदर, एक आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक जज्बा आता है, उसी को हम कहते हैं अभिप्रेरणा, ठीक है। अभिप्रेरणा को भी हम कितने प्रकार में बांटते हैं, 2 प्रकार में बांटते हैं, कौन कौन सा, एक होगा आपका आंतरिक अभिप्रेरणा और एक हो गया आपका बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा वो होता है जैसे भूख प्यास नींद, ठीक है, काम वासना, अंदर से ये आपको जो भी लगेगा कि हाँ कोई मेरे अंदर से ये मुझे खुद फील हो रहा है, उसी को बोलते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा, जो कृत्रिम होता है, यानी जब किसी दूसरे को देखकर लगे कि मेरे पास भी होना चाहिए, मतलब आप चाहते हैं कि अगर किसी के पास बहुत लंबी लंबी गाड़ी है, बहुत अच्छे अच्छे घर है, तो भाई आप भी कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, उसने भी मेहनत से बनाया, आप भी पढ़िए लिखिए, बहुत अच्छा काम कीजिए, आपके पास भी क्या होगा होगा। तो ये देख कर किसी के अंदर अभिप्रेरणा आता है, तो उसको बोलते हैं बाह्य अभिप्रेरणा। भूख प्यास नहीं, ऐसा थोड़ी है कि भाई प्यास किसी और को लगी है तो आपको फील हो रहा है कि मुझे भी प्यास लगी है, ऐसा नहीं होता। दूसरे को किसी को भूख लगती है तो आपको लगता है कि हाँ मुझे भी भूख लग रही है,
जब तक आपको अंदर से नहीं आएगा कि हाँ मुझे भी भूख लग रही है, तब ये होते हैं सारे आंतरिक प्रेरणा। और बाह्य प्रेरणा हो गया जो आप एक कृत्रिम रूप से किसी को देख के, या आपने भी सोचा है हम मुझे बीएड करना है, तो क्यों करना है भाई, क्योंकि हमें क्या करना है, एक सरकारी नौकरी पानी है, एक सरकारी टीचर बनना है, तो गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो आपने ये सोचा होगा। तो ये हो गया बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है। देखिए एक इंसान जीवन में नाम, इच्छा, भरोसा, कामना चाहता है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी हम सारे क्या है, ये सारे आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। तो आई होप ये यहीं पे हमारा ख़त्म होता है कि अभिप्रेरणा के टॉपिक पे। और बिल्कुल ये देखे होंगे कि मैंने बहुत ही फास्ट फास्ट तरीके से बोला, और जो भी इसमें कोई मिस्टेक होगा तो आप थोड़ा उसको इग्नोर करिएगा। लेकिन बस मेरा एक ही मोटो है कि आपका एग्ज़ाम किसी भी वे में बहुत अच्छा जाए, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। बस मेहनत करते जाइए, पढ़ते जाइए, और कुछ भी नहीं है लाइफ में। ठीक है। मेहनत करना, खुद पे भरोसा रखना दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।